हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे, जो भी आपके यूपी बोर्ड 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं मैथ के, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो चुन चुन कर ही लाए हैं। आपके पास ये देखिएगा, राहुल एग्जाम एक्सप्रेस है, अग्रवाल मॉडिफाइड ये है, और इसके बाद 10 ईयर है, विद्या क्वेश्चन बैंक है। तो इनसे जितने भी चुन चुन कर क्वेश्चन हम लेके आए हैं, और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मैं कहता हूं अवकलज के अनुप्रयोग का एक भी क्वेश्चन आपकी ऐसा इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, अगर ये पूरी वीडियो आप देख लेते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। तो जो भी क्वेश्चन है इसमें, तो हम चारों को कंबाइंड, चार पांच जितने भी मॉडल पेपर हैं, जो भी किताब से रिलेटेड अवकलज का अनुप्रयोग, कुल मिला के एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले जितने भी दिन हैं उन पर महत्वपूर्ण क्लासेस आपकी चलेंगी, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और आप दोस्तों तक ज़रूर हमें पहुँचा दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग अपने फ़ोन से बढ़ा लीजिएगा, 360 पे नहीं तो कम से कम 480 पर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिएगा, हम शुरू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल, हम क्वेश्चन ले आए हैं, लिखा हुआ है एक घन का आयतन। अब देखिएगा, समय कम है, इस वजह से हम जो है इसमें लिखे नहीं है, इसी पे लिख के हम बता दे रहे हैं। एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से जो है बढ़ रहा है। तो कोई भी बढ़ता है या घटता है तो वो टाइम के सापेक्ष होता है। सेंटीमीटर क्यूब होता है आयतन का, और सेकंड होता है टाइम का। तो यहाँ पर अगर कहा जाए घन का आयतन जो है आपका बढ़ रहा है, तो घन का आयतन यानी कि dv बाई डी टी टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है, तो कितना दिया dv बाई डी टी का मान, 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। फिर इसके बाद चलिएगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है उस वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यदि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा ए बराबर आपको ए है, और ए बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो चलिएगा, हम समझाते हैं आपको। तो आपको आयतन दे दिया है, पहली बात तो हम लिखते हैं घन का आयतन। देखिएगा ध्यान से, आपसे जो पूछा जा रहा है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, अर्थात ds बाई डी टी का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, जो घन का आयतन होता है, घन के आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा हम a माने हैं तो a क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष क्या करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी बराबर 3 आगे आ जाएगा, 3a² a का हो जाएगा dA अपॉन डी टी। dv बाई डी टी का मेरा भाई मान क्या दे दिया है, dv बाई डी टी 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया, तो 7 रख दोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक ही जगह पर 12 रखोगे तो 12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे dA बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंपल देखिएगा ध्यान से, तो 7 बट्टे क्या हो जाएगा, ये गुणा में राशियाँ हैं तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगी, यानी 3 गुणे 12 बार हम 144 बराबर क्या आया, dA बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम dA बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 7/3 का अंदर गुणा करा दो, तो 3 चौको 12 की दो हासिल लगे 1, 3 चौको 12 1 13 की 3 हासिल लगे 1, 3 3 एक अन्य 3 और 1 4। देखो 3 चौको 12 दो हासिल लगे 3 चौको 13 और 3 एक के 3 और 1 4, यानी कि कितना है, 7/432। अब उसने क्या कहा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। उसने कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ से घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है एस से हम प्रदर्शित कर देते हैं, तो एस बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6a² होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds बाई डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और a², तो a² का क्या हो जाएगा, ये
दो आगे आ जाएगा तो 2a और a का बाद में करेंगे तो a का क्या हो जाएगा dA/dt। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 6 दूनी का होगा 12, a की वैल्यू का दिया है 12 और dA/dt क्या दिया है 7/432। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहले हम 12 से काटते हैं, तो 12 से काटोगे तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा, 12 तियाँ 36 और यहाँ पे कितना बचा 9, 36 4 3 7 12 छंग 72 और फिर यहाँ 12 तियाँ 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dS/dt क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 7/3 s का जो मात्रक हुआ वो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, टाइम का हुआ सेकंड। तो उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था। तो अगर समझ में कुछ ना आया हो, दिक्कत हो, तो इस सवाल को बैक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इसको रिपीट नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, गौर से समझिएगा। एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, एक पत्थर डाला जाता है, तो जब स्थिर तालाब में पत्थर डालोगे तो वो त्रिज्या में कमी या वृद्धि जरूर होगी। तो और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तो तरंगे जो हैं त्रिज्या एक प्रकार की होगी, तो हम उनको आर बोल देते हैं। ठीक है, तो आर का मान आपको ओवरऑल अगर कहा जाए, यानी कि dr/dt दे दिया है। dr/dt क्या दे दिया, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब त्रिज्या दूसरा है। ठीक है, अब आगे चलिएगा, चलती हैं। फिर इसके बाद जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी जो त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या को हम आर कहेंगे, तो त्रिज्या आर बराबर दे दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उम्मीद है क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे। तो हमसे पूछा गया है dA/dt, यानी क्षेत्रफल किस दर से जो है बढ़ रहा है। तो देखिएगा सवाल बहुत नॉर्मल होते हैं। तो अगर हम आपसे कह देते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम प्रदर्शित करते हैं ए बराबर होता है आपका πr²। यहाँ से क्या लिखोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा dA/dt पाई, ये तो कांस्टेंट पद हुआ, r² का क्या हो जाएगा 2r, और r का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dr/dt। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से आपसे कहें तो पाई हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू दिया है 10, तो यहाँ 10 रख दोगे, और dr/dt क्या दे दिया है 4, तो 10 चौको 40 दूनी क्या हो जाएगा 80 पाई। क्षेत्रफल को लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और समय को लिखेंगे सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए, और साथ साथ हमें एक चीज़ ऐड करे दे रहे हैं, हो सकता है आपसे बोल ले कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें समीकरण भी निकालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, हमें सवाल थोड़ी ना हल करना है, आपको बताना है, सिखाना है कि आपको पेपर में कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x बराबर a cos क्यूब थीटा। ठीक है, तो जो भी पहला लिखा है उसका हम अवकलन करेंगे। यहाँ पे सामने क्या दे दिया है, सामने थीटा दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x का करेंगे तो dx/d बराबर क्या हो जाएगा a, और कॉस क्यूब 3 है पावर, तो 3 आगे आ जाएगा, n x की पावर n-1, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर d/d थीटा करेंगे किसका, तो d/d थीटा कॉस थीटा का करेंगे। तो dx/d थीटा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, c आ गया तो c का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको हम समीकरण नंबर क्या डाल दीजिए 1, और इसी के जस्ट बगल में दूसरा समीकरण है y बराबर a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा।
आपको जो है थीटा बराबर π/4 पर जो है अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो देखिएगा इसका भी हम अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ लिखोगे dy/d थीटा बराबर a आया साइन क्यूब थीटा में पावर 3 है, 3 आगे आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर d/d थीटा करेंगे तो किसका करेंगे, साइन थीटा का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy/d थीटा, और इसके बाद 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। इसको समीकरण नंबर क्या बना दीजिए, 2। अब समीकरण नंबर ये 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है, हमको चाहिए dy/dx। तब dy/dx ही होती है प्रवणता, आपको पता होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है उसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 है उसको जो है समीकरण नंबर 1 से क्या करने पर, डिवाइड करने पर, समीकरण 2 बटे समीकरण 1। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, dy/d थीटा, लेफ्ट लेफ्ट का डिवाइड करेंगे तो इधर का लेफ्ट क्या है, dx/d थीटा, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड हो गया। अब राइट राइट करेंगे तो राइट में क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हुआ, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से एक हाथ कैंसिल, और यहाँ से कॉस से एक हाथ कैंसिल। तो आपके पास यहाँ साइन बचा है, यहाँ पर कॉस बचा है, यानी कि डी थीटा से डी थीटा थीटा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। अब तो हमें चाहिए, ये तो आई है स्पर्श की प्रवणता, जो dy/dx आई है ये किसकी प्रवणता है, तो ये है स्पर्श की प्रवणता, यानी ये जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हम निकालते हैं अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है आपको पता होगा, बिल्कुल रिवीजन चल रहा है अभिलंब की प्रवणता, और विश्वास रखिएगा हम सब कुछ करा देंगे, परेशान ना होना, बस वीडियो को हमारी थोड़ा शेयर कर देना। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, माइनस का 1/dy/dx। तो यहाँ पर ध्यान समझना, तो माइनस का यहाँ 1 लिखा, dy/dx क्या है, माइनस का टेन थीटा, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1/10 क्या होता है, तो 1/10 होता है, सॉरी 1/10 होता है कॉट थीटा। 1/10 किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा। यानी कि जो है अब अभिलंब की प्रवणता हमने निकाल ली है, तो वो कितनी आ गई है, जो है कॉट थीटा आई है। अब हमको जो है अभिलंब की प्रवणता निकालनी है कहाँ पर, थीटा/π/4 पर। तो अभिलंब की प्रवणता जो आपको निकालनी थी वो कहाँ पर निकालनी थी, यहाँ पे लिखे देना है थीटा बराबर π/4 पर निकालनी थी। तो यहाँ पर क्या रख दिया जाए, अब थीटा की जगह π/4 रख दो, तो कॉट π/4, और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे अच्छे से। अब चलिएगा अभिलंब का हम समीकरण निकाल देते हैं। वैसे आप निकाल सकते हैं, क्या होता है अभिलंब का समीकरण, तो आपको पता होना चाहिए, होता है y माइनस का y1, और अभिलंब की प्रवणता dy/dx, और क्या होता है x माइनस का x1। अब यहाँ से आपको देखिएगा हम निकाले दे रहे हैं अभिलंब का समीकरण, तो y माइनस का y1, अब ये जो दो दो पद दिए थे, a cos क्यूब थीटा a साइन ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा। तो y1 की जगह रखेंगे a साइन क्यूब थीटा, dy/dx 1 है, और x माइनस का x1 आपके पास कितना है, x1 है a cos क्यूब थीटा। तो बस y माइनस का a साइन क्यूब थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस का a cos क्यूब थीटा। तो उम्मीद है ये होता है, ये आ जाएगा आपका समीकरण। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाए। कोई चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को प्लेबैक करके ज़रूर देखिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मान लीजिए दो समीकरण दे देगा, आपसे कहेगा कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप का आपको सवाल देखने को मिल सकता है। समीकरण अगला क्या है, अगला जो सवाल है वो लिखा वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब चलिएगा हम इसको समझाते हैं आपको आराम से। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण आपको क्या दिए हुए हैं, समीकरण क्या दिए हुए हैं। तो चलिएगा अब डिस्कस करते हैं।
लिखा हुआ है यहाँ पर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर लिखा है 2, और बिंदु आपको दिए हैं 1,1। तो पहले हम इसकी dy/dx निकाल लेते हैं, यानी स्पर्श की निकालेंगे। स्पर्श की अगर निकाल लेते हैं तो हमें अभिलंब की भी पता चल जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए, पहले हम इसका जो है अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। तो क्या करोगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर एन एक्स की पावर n-1 होता है, तो 2/3 एक्स की पावर -1/3 n-1 करोगे, 2/3 - 1 तो ये आ जाएगा, एक्स का 1 हुआ, प्लस 2/3 वाई की पावर -1/3, और वाई का करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा, dy/dx, और 2 का आपको पता होना चाहिए अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2/3 का हम कॉमन कर लेंगे, तो इस साइड भेज देंगे। देखो 2/3 हम कॉमन किए तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1/3 प्लस वाई की पावर -1/3 dy/dx बराबर क्या आया, तो बराबर आया 0। 2/3 इधर भाग में चला गया तो 0 हो गया, अर्थात बचा क्या, तो y की पावर -1/3 dy/dx बराबर क्या आया, तो x की पावर -1/3। तो यहाँ से dy/dx अगर आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, y तुम्हारा x की पावर -1/3 हो गया, और y की पावर -1/3 हुआ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो dy/dx आएगा वो कितना आ जाएगा। अब dy/dx को हम लिख सकते हैं x की पावर x/y की पावर -1/3। अब dy/dx मुझे चाहिए 1,1 बिंदु पर। कहाँ पर चाहिए, dy/dx चाहिए मुझे 1,1 पर। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ पर हम ये जो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप। तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, और 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1 ही आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी क्या आ गई है, -1, तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आई है वो क्या आ गई है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आई वो कितनी आई, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर आ गई आपकी, प्रवणता -1 आ गई। प्रवणता क्या आ गई, -1। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, y माइनस का y1 और dy/dx ऑफ x माइनस का x1। तो यहाँ से y माइनस का y1 और dy/dx कितना है, -1 और x माइनस का x1 की जगह पर 1, क्योंकि 1,1 बिंदु दिए हुए हैं ना, तो 1,1 ही रखेंगे। y माइनस का y1 बराबर माइनस का x हो जाएगा, और माइनस में प्लस का 1, प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से जब जोड़ोगे तो माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा। x को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई, एक्स इधर आया प्लस वाई हुआ, और इधर ये ले आओगे 3 को, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर जब आएगा आपका, ध्यान से सुन, रुक जाइए, सॉरी, यहाँ पर जो है हम गुणा कराएंगे तो 1 अन्य 1 ही होगा, इसके लिए हमें माफ़ करना, 1 के 1 ही होगा, हम जोड़ दिए थे। तो x इधर आया प्लस वाई बराबर क्या हुआ, 1 इधर ले आओ तो -1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या है, x प्लस वाई और -2 बराबर 0, यानी स्पर्श रेखा का आपका समीकरण आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्पर्श रेखा का जो है समीकरण निकालेंगे। स्पर्श का समीकरण हमारा हो गया, स्पर्श की प्रवणता भी आ गई थी। अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखा अभिलंब के लिए। तो हम अभिलंब का जो समीकरण हमें, क्योंकि देखो स्पर्श और अभिलंब दोनों के समीकरण कहा गया, अभिलंब के भी समीकरण याद कीजिए। तो यहाँ से अब निकालेंगे हम अभिलंब के समीकरण। तो यहाँ पर जो है अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का जो समीकरण होता है वो क्या होता है मेरे भाई, अभिलंब का समीकरण y माइनस का y1 और -1 अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1 dy/dx, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का x1। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, y माइनस का y1 तो एक, दोनों एक ही हैं, -1 dy/dx आया -1, और x माइनस का 1 यहाँ लिखेंगे। तो y माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, एक का बचेगा, तो एक का गुणा जब इसमें करोगे तो x माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y। तो अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा, x बराबर y।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु 80 स्क्वायर कामा 280 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अथवा इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि x बराबर 80 स्क्वायर और जो है y बराबर 280 के बिंदु t पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वक्र आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, बिंदु आपको ये दिए हुए हैं। तो ये x1 y1 दे दिया है और यहाँ से हम dy/dx कैलकुलेट कर लेंगे इन पॉइंटों को रख के, और बस अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। तो बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है, अगर आप लोग वीडियो को रोक के इसको कर लीजिए, हम तो बता ही रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो सवाल क्या था, वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4ax। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें सिंपल पहले आप जो है इसको x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, सिंपल। तो यक्स के सापेक्ष यहाँ पे क्या करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 4a। एक्स का तो एक ही हो जाना है, तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो 4a अपॉन क्या हो जाएगा 2y, 2 दूनी के 4 हुआ। अब dy/dx किन पॉइंटों पर ज्ञात करना है, तो 80 स्क्वायर कामा 280 पर ज्ञात करना है। किन पर ज्ञात करना है, तो 80 स्क्वायर कामा 280 पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हुआ 2a और y की जगह पर रख देंगे 280, 2a से 2a कट जाएगा, तो आपका जो है dy/dx आ जाएगा ऑन द पॉइंट ऑफ 80 स्क्वायर कामा 280 1/t। तो ये तो आया स्पर्श की प्रवणता। अब हम निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता। अब हम किसकी प्रवणता निकालेंगे, तो साइड में निकाल लेते हैं अभिलंब। अब चाहिए तो हमें क्या, अभिलंब का समीकरण चाहिए ना, अभिलंब का समीकरण, तो उसी में रख देंगे। देखिएगा अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस का y1 माइनस का 1/dy/dx ऑफ और x माइनस का x1। पॉइंट आपको कितने दिए हुए हैं, तो पॉइंट आपका पहले जो है x1 का मान दिया हुआ है 80 स्क्वायर और y1 का मान दिया हुआ है 280। ठीक है, तो y माइनस का y1 की जगह पे रखेंगे 280 और फिर माइनस का 1/dy/dx की जगह पे रखेंगे 1/t और x माइनस x1 की जगह पे रख देंगे 80 स्क्वायर। तो चलिएगा y माइनस का 280 और यहाँ पर t ऊपर आ जाएगा, तो t यहाँ पर आ जाएगा माइनस का t और x माइनस का 80 स्क्वायर। तो यहाँ पे y माइनस का हो जाएगा 280 बराबर माइनस का tx और प्लस का 80 क्यूब। तो यही क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण। उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिएगा अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हों तो वीडियो को प्लीज़ बैक ज़रूर कर लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें स्पर्श का समीकरण ज्ञात कीजिए। ए पार्ट कहा है रेखा 2x माइनस का y प्लस 9 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। तो सिंपल है, और उसके बाद रेखा जो है वो 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। तो हम इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं और इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमें आसानी से जो है बिंदु मिल जाएंगे और उससे हम ज्ञात कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अभिलंब लंब लिखा है तो लंब की प्रवणता निकालेंगे और आपस में हम बराबर कर देंगे। चलिएगा पहले हम ए ही पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, बी पार्ट आपको थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। चलिएगा समझते हैं। तो लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इस स्पर्श रेखा का हमें समीकरण ज्ञात कीजिए। अब उसने साफ साफ कहा है कि जो है 2x माइनस 5 प्लस 9 के समांतर है। तो रेखा किसके समांतर है, 2x, सॉरी, रेखा किसके समांतर है, तो 2x माइनस का y प्लस 9 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। तो
इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे और इसको जो है इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते जाओ। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करिएगा, y का क्या हो जाएगा, तो y का हो जाएगा dy/dx, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का हो जाएगा 2, 7 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको जो है समीकरण नंबर आप 3 डाल दीजिएगा। अब यहाँ से जो है समीकरण नंबर जो 2 बनाए हैं उसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन जैसे ही करते हो तो प्रवणता पता चल जाएगी। तो 2x का हो जाएगा 2 और y का हो जाएगा dy/dx, 9 का हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या आ गया आपका 2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 बना दीजिए। अब समीकरण नंबर 3 व 4 से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, समीकरण नंबर 3 व 4 में क्या है, 3 व 4 में जो है एक साइड बराबर है, ये जो है एक साइड दोनों की बराबर है, तो हम राइट साइड भी बराबर कर देंगे, यानी 2x माइनस का 2 बराबर क्या हुआ 2। तो 2x बराबर क्या हुआ 2, इधर आ गया तो 4 हो गया। ध्यान समझते जाओ, 2 दूनी का हो गया 4, तो x बराबर क्या आया 2, x बराबर क्या आ गया 2। अब जो है x का मान जो है वो समीकरण नंबर जो है 1 में रख देते हैं, तो y का मान हमको आसानी से पता चल जाएगा। तो क्या लिखोगे, जो x का मान है, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर तो रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिएगा, x बराबर क्या आया है 2, तो इस जगह पे 2 रख दीजिए तो y का मान पता चल जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 और प्लस का हुआ 7। तो y बराबर 2 दूनी के 4 हुआ, माइनस का 2 दूनी 4 हुआ और प्लस का 7 हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो y बराबर क्या आएगा 7। मतलब हमने पॉइंट निकाले हैं 2, 7 पॉइंट निकल आए, प्रवणता 2 निकल आई, तो क्या स्पर्श का समीकरण नहीं आ जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, y माइनस का y1 और dy/dx ऑफ x माइनस का x1। तो यहाँ से y माइनस का y1 आपके पास 7 हुआ, dy/dx कितना है, तो प्रवणता आपको 2 दी हुई है, तो इस जगह पे 2 रख दीजिएगा, x माइनस का x1 आपके पास कितना है, x1 है आपके पास 2, तो y माइनस का 7 बराबर क्या हुआ 2x माइनस का 4। तो यहाँ पे सभी को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2x, y इधर आएगा तो माइनस का y और माइनस का 4 प्लस का 7 हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 0। तो 2x माइनस का y प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये जो पार्ट था वो ए पार्ट था, जो हमने डिस्कस करा है वो ए पार्ट है। अब हम इसका जो है बीमा पार्ट डिस्कस करेंगे। बीमा पार्ट भी बहुत ही आसान होने वाला है, तो चलिएगा बी पार्ट डिस्कस करते हैं। मेरे भाई जो बी पार्ट है ना, उसमें दिया है 5y माइनस का 13x बराबर 15x बराबर 13 के लंब है। ठीक है, तो चलिएगा लंब है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम अपना वक्र लिख लेते हैं। जो हमारा पास वक्र था, तो वक्र हमारे पास क्या था, y बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। ध्यानपूर्वक समझते जाना। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको बेहतर दिखे। अब इसके बाद इसको भी समीकरण नंबर 1 बनाइएगा, और जो आपको दिया लंब, तो लंब किस पे दिया है, तो 5y और माइनस का 15x बराबर क्या दिया है 13, तो ये दिया हुआ। अब ध्यानपूर्वक आप समझते जाना, हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 5y का क्या हो जाएगा dy/dx और माइनस का 15x का हुआ 1, 13 का हो गया 0। तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा, 5 गुणा में है तो 5 काहे में आ जाएगा भाग में, अर्थात हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 तियाँ 15, अर्थात 3 आ जाएगा। तो dy/dx क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जो है हम क्या किए थे, इसका जो है अवकलन हम पीछे कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। इसका जो आपका समीकरण नंबर फर्स्ट दिख रहा है उसका हम अवकलन किए थे, तो क्या आया था dy/dx बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, इसका माइनस का 2 हुआ। तो अब ये लंब है, इस रेखा पर ये जो है लंब है, तो लंब की प्रवणता निकाल लेते हैं। अब लंब वही बात है, अभिलंब, कंफ्यूज ना होना कि ये नया वर्ड कहाँ से आ गया। अभिलंब की प्रवणता,
तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगी 3। अब इस पर ये है लंब, ठीक है, तो इसको हम dy/dx को इस जगह रख सकते हैं ना भाई, ये प्रवणता है, इस जगह पर हम रख दिया जाए। तो यहाँ पे लिख देना आप 2x माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। चलिएगा यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराइए तो 3 दूनी 6x माइनस का 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 1। तो 6x और बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6x बराबर आया तुम्हारा 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/6। x की वैल्यू 5/6 आ गई है, उसको हम जो है समीकरण नंबर फर्स्ट में लगा देंगे तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो है x का मान जो है x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट पे रखने पर, वीडियो फुल स्क्रीन पर देखिएगा, फर्स्ट में रखने पर तो रख दीजिए y बराबर, जो फर्स्ट समीकरण है उसको लिखे दे रहे हैं हम 2x प्लस का 7 है, 5/6 रखो, y की x की जगह पे 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5/6 प्लस का होगा 7। तो समझिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 5 25 और 6 36 और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 बट्टे का हो जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा 7 बट्टे का मान लिया 1। तो y बराबर क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे आया 25 माइनस का 6 का होता है 36, तो 6 धम्मा का हो गया 60 और 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा इस सवाल को। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, 7×42 की दो हंसी लगा 1, 7×21 21 2 क्या हो जाएगा 23। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीट डिस्कस करोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 217/36। मतलब आपको y1 पता चल गया, आपको x1 पता चल गया, आपको प्रवणता भी पता है। तो क्या अब अभिलंब की प्रवणता आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते हो, तो बिल्कुल आप ज्ञात कर सकते हो। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब हमको निकालना है अभिलंब की प्रवणता। इधर देखिएगा, तो यहाँ से अभिलंब की प्रवणता आपको तो पता ही है, अभिलंब का हम समीकरण ज्ञात करते हैं। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस का y1 और dy/dx ऑफ x माइनस का x1, ठीक है। तो यहाँ से अब कहोगे अभिलंब में डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं ना माइनस का 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस का y1 क्या है 217 और बट्टे का हो जाएगा 36 और dy/dx कितना है, तो प्रवणता आपने निकाली है माइनस का 1/3। तो माइनस का हो जाएगा 1/3 और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, तो 5/6 है। चलिएगा y माइनस का 217 आ गया 36 और बराबर, अब यहाँ पे जो है अंदर गुणा कराइएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का x/का हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का x/, क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 और माइनस में प्लस का 5/3 का 18। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब जो है माइनस का x/3 को इधर ले आइएगा, ठीक है, माइनस का x/3 को इधर ले आइएगा तो x/3 और प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/18 और प्लस का 217 का आ गया 36। अब यहाँ से जो है एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, तो x प्लस का क्या हो जाएगा 3y बराबर आपका जो है यहाँ से x प्लस 3y हो गया, ठीक है। और बटे एलसीएम आपका आ गया 36, तो 18 दूनी 36 होता है, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 217। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक से करिएगा, 3 से काट दीजिए तो 12 बार जाएगा, 12 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 12x प्लस 12 36y बराबर 217 और 10 227। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल जो है ट्रेंड पर चल रहे हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अभिलंब और स्पर्श का जो समीकरण से रिलेटेड है वो एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हाँ, अब हम नहीं समझते हैं कि हमको जो है अभिलंब का समीकरण और स्पर्श के समीकरण से भी एक भी क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर लोगे। चलिएगा आगे डिस्कस करते हैं अगला सवाल। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब महत्तम मान, उच्चतम मान, निम्नतम मान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला नंबर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा इसका पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद सवाल बताएंगे तो कोई बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फलन दिया रहेगा, जो भी फलन दिए रहेगा पहले स्टेप में क्या करना है, उसका हमें अवकलन करना होगा।
अर्थात एफ डैश एक्स निकालना होगा और उसको 0 के बराबर कर देना होगा। क्या करना है, पहले आपको जो भी दिया हुआ फलन है उसका आपको अवकलन कर लेना है, उसके अवकलन को 0 कर देना है। अब 0 करने के बाद आप सिंपल x का मान यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, x का कोई भी मान आपका आ जाएगा, यहाँ से x का मान कोई भी आपका आ जाएगा। अब इस x के मान को जो है, अब हम यही जो एफ डैश एक्स निकाले हो, फिर सेकेंड स्टेप क्या है, पहले अवकलन किए, अवकलन को 0 किए, एक्स का मान निकाले। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे। उसके बाद ये जो एक्स का मान आया उसी को हम रख देते हैं। अगर जो आपकी जो है पॉजिटिव मान आ रहा है, जो पॉजिटिव आ रहा है तो वो तुम्हारा होगा निम्नतम होगा, उस बिंदु पर क्या होगा, निम्नतम होगा। अगर जो है एफ डबल डैश एक्स रखने पर निगेटिव मान आ गया तो क्या होगा, महत्तम होगा। ये महत्तम होगा या उच्चतम होगा, ये चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो बेस है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अभी हम पूरी तरीके से आपको क्लियर नहीं कर पाए होंगे। चलिएगा जो सवाल लेते हैं, सवाल लेने के बाद जो है ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो पाएगा। तो चलिएगा जो सवाल है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो सवाल दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो है आपको महत्तम मान चाहिए। तो यहाँ पर हमने तुम्हें सबसे पहले स्टेप में क्या बताया, इसका अवकलन करना होगा, अवकलन करके एफ डैश एक्स 0 कर देना होगा। तो एफ डैश एक्स यानी एक्स के सापेक्ष आपको जो है अवकलन करना होगा। जबकि हम थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, ध्यान समझिएगा, हमको थीटा लिखना चाहिए। तो उसके लिए माफ़ करना, थोड़ा सा गलती हो जाती है। जो है ये फलन थीटा का दिया हुआ है, इस वजह से हम यहाँ थीटा लिखेंगे। एफ थीटा बराबर क्या लिख दिए, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब हम एफ डैश थीटा निकालेंगे, मतलब थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, सी आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ से उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या कर लिखोगे, उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या करेंगे, निम्नतम के लिए जो है के लिए एफ डैश थीटा का मान 0 करेंगे। एफ डैश थीटा बराबर क्या कर देंगे, 0। तो जैसे ही आप 0 करोगे तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर, इधर साइड क्या आ गया, 0। एफ डैश थीटा की जगह 0 रख दिया। साइन थीटा को इधर ले आइएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में 1 जरूर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अर्थात साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या आ गया तुम्हारा, 1। टेन में वैल्यू किसकी होती है, तो टेन में वैल्यू एक किसकी होती है, तो टेन 45 की होती है, इसी को बोलते हैं पाई/4। तो थीटा बराबर क्या आया, पाई/4। हमने आपको स्टेप बताए थे, पहले जो है उसका अवकलन करते हैं, उसके बाद हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। यहाँ थीटा दिया था तो थीटा का मान निकाल लिए हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसका दोबारा अवकलन करना है, दोबारा। एफ डैश थीटा निकाले थे, ये जो समीकरण 1 पड़ा हुआ है इसको 2 डाल दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब लिखोगे क्या, जो समीकरण नंबर 2 है उसका पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए अवकलन। तो एफ डैश थीटा का क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा का हो जाएगा एफ डबल डैश थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। सी आ गया है ना, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हमको ऑन, अब देखिएगा उसके बाद हमें ये जो है एक्स का मान निकाले थे उसको रखना होता है। तो सेम हम ये जो थीटा है उसी को हम रख देते हैं यहाँ से, एफ डबल डैश पाई/4 इस जगह पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन पाई/4 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस पाई/4 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है और कॉस 45 की 1/√2 होती है। तो अर्थात हम जान गए कि जो निगेटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी, कन्फर्म है, हर समान है ना, तो हर एक बार लिख लीजिए, अंश को जोड़ लीजिए तो 2, तो मतलब निगेटिव वैल्यू आई, ये निगेटिव आया। निगेटिव कब आता है, निगेटिव आता है तो महत्तम मान होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि थीटा बराबर पाई/4 पर फलन का मान महत्तम होगा, फलन का मान महत्तम होगा। अब उसने कहा है कि महत्तम मान भी ज्ञात कीजिए, महत्तम मान होगा। अब महत्तम मान ज्ञात करना है तो चलिएगा महत्तम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से महत्तम मान,
तो महत्तम मान अगर आप निकालते हो तो सीधा सीधा आप थीटा की जगह पे रख दीजिएगा π/4। तो एफ थीटा की जगह पे π/4 रखना, तो यहाँ पे π/4 बराबर क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस का कॉस π/4। तो साइन π/4 मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की 1/√2। तो एलसी हर समान है तो √2 ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। हम 2 को रिमूव करके क्या लिख सकते हैं, 2 को लिखा जा सकता है क्या, 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 और बटे √2। तो यहाँ से जो महत्तम मान आपका कैलकुलेट हो गया आएगा, महत्तम मान बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, महत्तम मान बराबर आ जाएगा √2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है एक पूछा जाता है, तो हम सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, डिस्कस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है f(x) बराबर 3x⁴ 4x³ माइनस का 12x² प्लस का 12 द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। 2019-20 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा इसको हम बिल्कुल डिस्कस कर देते हैं। अगर आपको समझ में पीछे वाला क्वेश्चन नहीं आया तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट हम पूरा का पूरा आपको समझा देंगे। यहाँ पे जो फलन लिखा है वो क्या लिखा है, f(x) बराबर आपको लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस का 4x³ माइनस का 12x² और प्लस का 12 दिया हुआ है। तो सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहले हमें f(x) को 0 करके x का मान कैलकुलेट करना होगा। तो हम पहले इसका अवकलन कर लेते हैं, पहले इसका अवकलन करते हैं। तो f(x) का क्या हो जाएगा, f'(x) 4 का हो जाएगा 12x³ प्लस 4 12x² माइनस का 12 दूनाई 24x। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f(x) का मान जो है वो 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12x³ प्लस का 12x² माइनस का 24x बराबर क्या कर दिए, तो बराबर हमने 0 कर दिया। अब 12x देखिएगा पूरे से हमें कॉमन आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, x² प्लस का x और माइनस का 2 आ जाएगा बराबर 0। अब इसी से हम क्या करेंगे, जो है मान आपको निकाल के, तो पहला जो है x का मान आपको 0 मिल गया है, पहला मान x का जो है 0 आपको मिल चुका है। इसको हल करते हैं तो x² प्लस मतलब 2 एक अन्य 2 जो घटाने पर लाना है, घटाने पर क्या लाना है आपको, 1 लाना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 में 1 है तो 1 आ जाएगा। तो 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर क्या आया, 0। यहाँ से 2 2 पदों में कॉमन करिएगा, x कॉमन करोगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन करोगे तो x प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बराबर 0 करोगे। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बन जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 1 बन जाएगा बराबर हमने क्या कर दिया, 0। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। उम्मीद है इतना आप अच्छे से बेहतर समझ पाए होंगे। अब एक बार हम जो समीकरण नंबर, इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं, जैसे हमने उसमें कहा था। अब जो है इस जो समीकरण नंबर 2 है उसका पुनः अवकलन करेंगे, इन पॉइंटों को रख के देखेंगे कहाँ पर जो फलन का मान है उच्चतम प्राप्त हो रहा है और कहाँ पर निम्नतम प्राप्त हो रहा है। तो सर्वप्रथम क्या करना होगा, जो f'(x) निकालें उसका दोबारा अवकलन करो। तो यहाँ से f'(x) निकालते हैं डायरेक्ट। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 12x³ है तो 12 क्या हो जाएगा, 36x², 12 36x²। फिर चलिएगा 12 दूनाई क्या हो जाएगा, तो 24x हो जाएगा। अवकलन है करना है, 12 दूनाई क्या हो जाएगा, 24x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या दे दिया, माइनस का 24 दे दिया है। अब हम जो है 1 बाई 1 मानों को रख लेंगे इस पर और देखेंगे कहाँ पर हमें प्लस मिल रहा है, कहाँ पर माइनस मिल रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं x बराबर 0 पर, पहले हम देखेंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर f'(0) निकालते हैं। तो जैसे ही आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, क्योंकि x का मान 0 आ गया है।
तो बनेगा माइनस का 24। माइनस चिन्ह माइनस का मतलब ही होता है क्या है, फलन जो है मतलब x बराबर 0 पर जो है उच्चतम प्राप्त होगा। अभी ये डिसाइड नहीं है, ठीक है, अभी ये डिसाइड नहीं है कि हो सकता है इससे भी छोटी वैल्यू आ जाए, तो हम लिखे दे रहे हैं, बाकी अभी पूरी तरह से आप सहमत नहीं कह सकते। x बराबर 0 पर उच्चतम मान प्राप्त होगा या उच्चतम होगा, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर हम -2 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर -2 पर, तो x बराबर -2 पर यानी f डबल डैश ऑफ माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या होगा 36 इंटू माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 24 इंटू माइनस का 2 और माइनस का हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 दूनी के 4 माइनस का 24 दूनी 48 और माइनस का हो जाएगा 24। तो 4 छंग 24 गिरी 4 हंसी लगे 2 4 तियाँ 12 2 14 और माइनस का 8 4 12 की 2 हंसी लगा 1 4 2 6 1 7, तो 72 दूनी 144 होता है, यानी कि क्या आ गया 72 आ गया। तो 72 आपने निकाला है, वो 72 मान जो है निम्नतम को प्रदर्शित करेगा। ये किसको प्रदर्शित करेगा, निम्नतम को। अब जो है -1 पर भी दिखा देते हैं, जो है -1 पर भी दिखा देते हैं। अभी रुकिएगा, x बराबर 1 है हमारे पास, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, x बराबर 1 है, तो f डबल डैश 1 निकालते हैं। f डबल डैश ऑफ f डबल डैश 1 निकालते हैं, तो f डबल डैश 1 निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 और प्लस का 24 और माइनस का क्या हो जाएगा 24, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 36। तो आप देख सकते हो कि 36 जो छोटा है कि 72 छोटा है, तो 36 जो है आपका जो है छोटा है 72 से, तो निम्नतम ये नहीं होगा, निम्नतम उस केस पे ये होगा, क्योंकि सबसे छोटा मान यही दे रहा है, तो इस पर जो होगा वो निम्नतम होगा और इस पर जो मान पर 0 पर उच्चतम प्राप्त होगा और जो है आपका 1 पर जो है निम्नतम प्राप्त होगा। अब यहाँ पर x बराबर जो है 0 पर उच्चतम मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, उच्चतम मान। तो x बराबर 0 पर उच्चतम मान जो फलन है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो 0 आपको रखना है, बेसिकली इस समीकरण में आपको 0 रखना है, तो 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात आपके पास जो आंसर आएगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 12। तो उच्चतम मान क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पर उच्चतम मान क्या आ जाएगा, उच्चतम मान आ जाएगा 12। अब यहाँ पर x बराबर 1 पर जो है निम्नतम मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर 1 पर निम्नतम मान, तो निम्निष्ट मान या निम्नतम मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 पर देखना है, तो इस सब जगह 1, यहाँ भी 1, मतलब 3 4 -12 और प्लस का 12, तो रख देते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं 3 प्लस का 4 माइनस का 12 प्लस का 12, 12 से 12 कैंसिल यानी कि 7। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर पाए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।